हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। अब तक हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था प्लेटो, और आज हम प्लेटो चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो बाकी के जो आगे की जो वीडियोज़ हैं उसमें उसको डिस्कस किया जा सकता है। तो इसमें आपको परेशान होने की, टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द लॉज। यह एक पुस्तक का नाम है जो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी, या यूं कहा जाए तो प्लेटो का जो अंतिम ग्रंथ है उसका नाम है द लॉज। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था वो प्लेटो की मृत्यु के बाद हुआ। ठीक है, और देखिए ये जो ग्रंथ है इसके नाम से हमें कुछ एक हिंट मिल रहा है। हमें इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कुछ कानून, कुछ नियमों की बात की जा रही है। तो आपने रिपब्लिक में आदर्श राज्य संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन किया है, तो आप इतना तो जान ही चुके हैं कि रिपब्लिक में प्लेटो ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया था। एक आदर्श राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि किस प्रकार से एक राज्य होना चाहिए, उसमें उसकी व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। तो रिपब्लिक जो था ये तो प्लेटो के द्वारा 40 वर्ष की अवस्था के आसपास लिखा गया था, और जो लॉज है ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया था वृद्धावस्था में। तो यहाँ जिस व्यवस्था की चर्चा की व्यवस्था की चर्चा की गई है, या फिर जिस राज्य की चर्चा की गई है, उसे हम प्लेटो का उप आदर्श राज्य या द सेकंड बेस्ट राज्य भी, द सेकंड बेस्ट स्टेट भी कह सकते हैं। तो अगर हम आदर्श राज्य की बात करें तो वो तो रिपब्लिक में उसका वर्णन है, और अगर हम उप आदर्श राज्य की बात करें तो उसका वर्णन द लॉज में है। तो देखिए, इस ग्रंथ के नाम से स्पष्ट है कि इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, एक कानूनी राज्य की रचना करना। और अगर हम आकार की दृष्टि से देखें तो यह प्लेटो का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो प्लेटो के ग्रंथ है वो कौन सी शैली में लिखे गए हैं, संवाद शैली में। तो ये भी कैसा लिखा गया, संवाद की शैली में। और इसमें एक उप आदर्श राज्य यानी कि सब आइडियल स्टेट की चर्चा की गई है। तो देखो, यहाँ इसमें प्लेटो ने क्या तर्क दिया है। प्लेटो ने कहा है कि जो अपूर्ण मनुष्य होते हैं उनके बीच में आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं होता है। अतः किसी भी तरह की शासन प्रणाली को चलाने के लिए कानून, लॉज अनिवार्य हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका मकसद है वो आपको इस लाइन से पता चल चुका है। प्लेटो ने लॉज की जो रचना की, तब तक प्लेटो जो है वो वृद्ध हो चुका था, तो उसके विचारों में आधारभूत परिवर्तन आ चुका था। अब लॉज में जो बातें कही गई हैं वो, यानी कि उसका जो उप आदर्श राज्य है वो आदर्श राज्य से किस प्रकार डिफरेंट है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, लॉज में कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, कुछ थ्योरीज बताई गई हैं। वो क्या क्या हैं, जैसे कि लॉज का जो राज्य होगा, यानी कि इस बुक में जिस राज्य का वर्णन किया गया है उस राज्य की व्यवस्था किस प्रकार से होगी, तो उसमें कानून की स्थिति सर्वोच्च होगी। यानी कि चाहे दार्शनिक शासक हो, चाहे अन्य शासित वर्ग हो, ये दोनों ही कानून के अधीन रहेंगे। फिर प्लेटो कहता है कि जो उसका राज्य है वो समुद्र तट से पर्याप्त रूप से दूर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होती है, तो राज्य जो है वो चारों ओर से कैसा होना चाहिए, सुरक्षित सीमाओं से घिरा हुआ हो। राज्य कृषि प्रधान होना चाहिए। देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्लेटो ने अपने राज्य की जनसंख्या को निश्चित कर दिया था। ठीक है, और उसके अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 5040, 5040। ये निश्चित संख्या होनी चाहिए राज्य की। इसके अलावा उसने अपने उपादर्श राज्य की क्या विशेषताएं बताई हैं, कि उसने कहा है कि अब राज्य है तो उसके लिए कोई सिस्टम भी होनी चाहिए, कोई एक व्यवस्था भी होनी चाहिए, प्रशासनिक सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार से राज्य में कार्य का संचालन होगा। तो कहता है कि राज्य में एक प्रशासनिक परिषद होगी,
ठीक है, इसमें कितने सदस्य होंगे? 360। ये वास्तविक रूप में शासन करेगी। फिर एक सलाहकार बोर्ड भी होगा, एडवाइजरी बोर्ड सलाह देने का कार्य करेगा। इसके सदस्यों की संख्या होगी 37, 37। तो आपने आदर्श राज्य में इस तरीके की बातें नहीं पढ़ी हैं। आगे फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें आपने प्लेटो के आदर्श राज्य में आपने एक विचार पढ़ा है, साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत उसने दो प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा की है। एक तो है संपत्ति संबंधी साम्यवाद, और दूसरा है परिवार या महिलाओं संबंधी साम्यवाद। तो यहाँ पे देखिए, प्लेटो के विचार में और तो परिवर्तन आए, साथ में यहाँ क्या परिवर्तन आया, साम्यवाद संबंधी विचार में क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पे देखिए, प्लेटो ने महिलाओं के साम्यवाद को समाप्त कर दिया, और साथ में व्यक्ति जो है वो अपनी निजी संपत्ति भी रख सकेगा और परिवार, यानी दोनों की अनुमति दी गई उसे। हालांकि इतना है कि उसने कहा कि विवाह करने से पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी, और व्यक्ति के पास संपत्ति तो अपनी हो सकती है, लेकिन उसका उपभोग कैसा होना चाहिए? सामूहिक होना चाहिए, यानी कि समाज के हित के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। इस प्रकार से उसने अपने विचारों में परिवर्तन किया। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो लॉज में कही गई हैं। तो जहाँ रिपब्लिक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया था, वहीं द लॉज में उसने अपने उप आदर्श राज्य या द्वितीय शेष राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो ये तो हुई प्लेटो की लॉज की बात। अब आगे हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और वो है अरस्तु। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम अरस्तु के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन है, सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो अरस्तु, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, जन्म हुआ था 384 बीसी, यानी कि 384 बीसी में, ईसा पूर्व में। और जगह जो थी वो थी मैसिडोनिया, जिसे आप कई बार बुक में मकदूनिया भी पढ़ेंगे। तो मैसिडोनिया का एक नगर था स्टेगिरा, वहाँ अरस्तु का जन्म हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु के जो गुरु हैं वो है प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन है? सुकरात। और अरस्तु की अगर हम शिष्य की चर्चा करें तो वो है सिकंदर, अलेक्जेंडर। अब अरस्तु की जो मृत्यु है वो 322 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी में हुई थी, कैल्सिस में। तो देखिए, जो अरस्तु का जन्म हुआ था वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था, एक शाही परिवार में। ठीक है, लालन पालन जो था वो बहुत अच्छे से संपन्न परिवार में हुआ, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अरस्तु के जो फादर थे वो मैसिडोन के राजा के राजवैद्य थे। तो अरस्तु जो है उसने अपने पिता से मेडिकल साइंस की शिक्षा ली, चिकित्सा शास्त्र की। तो वनस्पति, जीव जंतुओं, इनका भी अध्ययन किया। जैसा कि आप जानते हैं कि, और अगर नहीं जानते हो मैं बता दूं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और फादर ऑफ बायोलॉजी वो किसे कहा जाता है? वो भी अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु को जो एनवायरनमेंट मिला, एक वातावरण मिला, वैज्ञानिक वातावरण मिला। ठीक है, तो सोच जो थी वो भी कैसे हुई? वैज्ञानिक होती गई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। तो अरस्तु को अपने परिवार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक उचित अवसर मिला, प्रोत्साहन मिला। बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे प्लेटो का यश बढ़ा, प्लेटो की कीर्ति बढ़ी, तो अरस्तु जो था वो भी प्लेटो की कीर्ति से आकर्षित हुआ और एथेंस आया। और एथेंस आकर के प्लेटो की जो शिक्षण संस्था थी, प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम था अकेडमी, या इसे अकादमी भी कहते हैं। तो इसमें अरस्तु ने प्रवेश लिया, और इस शिक्षण संस्था में सम्मिलित हुआ। और प्लेटो की मृत्यु तक वो इस अकादमी में उसने अपना मतलब विद्याधन में व्यतीत किया था। प्लेटो जो था वो अरस्तु की कुशाग्र बुद्धि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, और उसने अरस्तु को एक उपाधि भी दी थी, अकादमी का मस्तिष्क।
इस प्रकार से वो प्लेटो जो था वो अरस्तु की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। फिर जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो अरस्तु ने अकादमी को त्याग दिया और प्लेटो की मृत्यु के बाद में 344 ईसा पूर्व में क्या हुआ, हर्मियाज ये अरस्तु का शिष्य रहा था, तो इसने अरस्तु को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। अपनी जो सिस्टर थी उससे अरस्तु का विवाह कराया और हर्मियाज ने तो इस प्रकार से हर्मियाज की हमने बात की। आगे जो है 346 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के जो राजकुमार है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अरस्तु के शिष्य का नाम था सिकंदर, तो मैसिडोनिया के राजकुमार थे। तो 346 ईसा पूर्व में अरस्तु को सिकंदर का शिक्षक बनाया गया और इतना आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा कि सिकंदर जो था उसका एक सपना था विश्व विजय करने का। तो सिकंदर जब विश्व विजय के लिए गया तो अरस्तु एथेंस लौट आया और एथेंस आकर के उसने अपनी एक निजी शिक्षण संस्था बनाई जिसका नाम था लिसियम। अब अरस्तु जो था उसके जो विचार थे वो बड़े स्पष्ट, उग्र और निर्भीक थे। तो ऐसे में क्या हुआ, उसको अपने विरोधियों के षड्यंत्रों का सामना भी करना पड़ा। अब देखिए 322 ईसा पूर्व जो है उसमें सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की जब मृत्यु हुई और मैसिडोनिया विरोधी दल जो था उसको एथेंस में क्या हुआ, सत्ता भी मिल गई। तो ऐसे में क्या हुआ, अरस्तु के खिलाफ एक वातावरण बन गया। अरस्तु पर धार्मिक प्रार्थनाओं, बलिदानों के तिरस्कार का आरोप लगाया गया। तो ऐसे में अरस्तु ने क्या किया, अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था, तो उस स्थिति से बचाने के लिए अरस्तु जो था वो कैल्सिस चला आया और इसी 322 ईसा पूर्व में इसी जगह पे अरस्तु की मृत्यु हो गई। तो ये था अरस्तु के बारे में इंट्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे अरस्तु के अन्य विचारों के बारे में। थैंक यू।